Hello students, today in this lecture we will discuss about nutrition in animals. Previous lectures में हमने पूरा कवर किया है न्यूट्रिशन इन प्लांट और मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो है मोड न्यूट्रिशन का वो अलग अलग है, वो किस तरह से अपने न्यूट्रिएंट का इंटेक कर रहा है उसकी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए. उसके बाद हमने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें हमने पूरा फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट कवर किया है. आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के जो एनिमल्स हैं उनमें किस तरह का प्रोसेस होगा, कैसे वो इंटेक करेंगे, कैसे उसका ब्रेकडाउन होगा, कैसे वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा जो है उसमें न्यूट्रिशन वाला जो प्रोसेस है वो कैसे होगा. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर वो कैसा होता है. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. वी ऑल नो दैट एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड होते हैं. तो सबसे पहला है इन अमीबा. अमीबा जो है ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मीन्स एक सिंगल सेल है. सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, न्यूट्रिशन का भी, रेस्पिरेशन का भी, एक्सक्रीशन का भी, ट्रांसपोर्टेशन जो भी हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब परफॉर्म्ड हो रही है बाय अ सिंगल सेल. एक सिंगल सेल है, तो इसीलिए इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो है यूनिसेल्यूलर. अमीबा जो है वो एक प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुअन है ये. इसके बाद इसमें जो मोड ऑफ फीडिंग है या जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होता है होलोजोइक. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस किया था. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पूरे फूड का, सॉलिड फूड हो गया उसका इंटेक करेगा और जितना भी आगे का जो प्रोसेस होता है फ्रॉम डाइजेशन टू ईजेशन वो सब कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर. मतलब जो ब्रेकडाउन होगा उस कॉम्प्लेक्स फूड का वो होगा इनसाइड द बॉडी, फिर एब्जॉर्प्शन भी होगा, फिर उसका यूटिलाइजेशन भी होगा और जो रिमेनिंग वेस्ट होगा वो बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाएगा. तो ये मोड ऑफ फीडिंग को बोलते हैं होलोजोइक. तो अमीबा में भी क्या होगा, होलोजोइक. अब यहाँ पे एक सिंगल सेल है तो ये सारे फंक्शन एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा. और वो कैसे करेगा हम वो डायग्राम के थ्रू देखते हैं. होलोजोइक है. अब होलोजोइक के अगर हम स्टेप्स को ध्यान में रखें तो 5 स्टेप्स थे. सबसे पहला था इनटेक ऑफ फूड, जिसको हम बोलते हैं इंजेशन. तो अगर ये एक अमीबा है, अमीबा जो होता है वो इरेगुलर शेप है उसकी, ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका फूड है. फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, ये इसका फूड है. तो अब क्या करेगा, इस फूड का ये सबसे पहले तो इंटेक करेगा. इंटेक करने के लिए क्या होगा, इसके मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होगी इस तरह से. ये फोल्डिंग बना ली इसने. इस फोल्डिंग को बोलते हैं सूडोपोडिया. सूडोपोडिया, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट. तो फॉल्स फीट बना लिया है इसने अराउंड फूड, ये इस तरह से इसको कैप्चर करने के लिए. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया और इसको हम बोलते हैं इंजेशन, मीन्स इनटेक ऑफ फूड. नाउ सेकेंड स्टेप अब क्या होगा, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये फूड का इंटेक कर, ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है. यहाँ एक फूड वैक्यूल बना जिसको हम टेम्पररी स्टमक भी बोल सकते हैं इसका. तो ये है फूड वैक्यूल जिसके अंदर क्या होगा, उसका फूड का डाइजेशन होगा, मतलब ब्रेकडाउन होगा सिंपलर फॉर्म में. तो ये फूड वैक्यूल है, अंदर इसकी फूड है. तो ये सेकंड स्टेप है जहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, डाइजेशन. ये सेकंड स्टेप हो गया. नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा इसके अंदर, थर्ड स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन और उसके बाद होगा एसिमिलेशन, जिसको हम एक ही डायग्राम में कंबाइन करके पढ़ते हैं. ये फूड वैक्यूल था,
ब्रेक डाउन हो चुका है, इसका डाइजेशन हो चुका है। अब क्या होगा, इसका डिफ्यूजन होगा इनटू साइटोप्लाज्म। ये क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन होगा, गया साइटोप्लाज्म में और अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका यूज़ हो जाएगा। तो ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेप हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड फिर एसिमिलेशन, उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप। नाउ लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा कि अब जो बच गया है, जो वेस्ट है, अब ज़रूरी नहीं है उसको अंदर रखना, उसको क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। तो ये क्या हुआ, वेस्ट उसने बाहर रिमूव कर दिया। तो ये हो गया लास्ट स्टेप, दैट इज ईजेशन। तो ये है कंप्लीट 5 स्टेप होलोजोइक मोड ऑफ फीडिंग के। सबसे पहला है इनटेक ऑफ फूड, फूड का इनटेक किया, ये हो गया उसका फूड। ये इंजेशन है, इनटेक अराउंड क्या करेगा, वो जो फूड है उसके अराउंड वो सूडोपोडिया बनाएगा उसको इस तरह से फूड को कैप्चर करने के लिए। फूड का इनटेक कर लिया, अब होगा ब्रेक डाउन। तो ये फूड वैक्यूल बना, जहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा सिंपल फॉर्म में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसको यूज़ करेगा। फाइनली होता है ईजेशन, जहाँ पर क्या होगा, जो वेस्ट है वो बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये तो है अमीबा के अंदर, बहुत सिंपल सा है क्योंकि वो एक सिंगल सेल है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस जो हैं वो भी क्या है, हेटरोट्रॉप है, मोड ऑफ फीडिंग भी कैसा होगा उनके अंदर, होलोजोइक होगा इन ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या है, हेटरोट्रॉप्स है। मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक है। अब यहाँ पर ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो वो एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। एनिमल किंगडम में जो है हमें सबसे ऊपर प्लेस किया गया है क्योंकि वेल डेवलप्ड है हर एक चीज़। तो अब अगर हम ह्यूमंस या हम की बात करें तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस होगा वो होगा एक वेल डेवलप्ड सिस्टम में, या हम बोल सकते हैं कि इससे एसोसिएटेड एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन जब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में तो हम उसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है एक सिस्टम के अंदर, है ना, एक सिस्टम इससे एसोसिएटेड है। पहले हम उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि वो सिस्टम क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो कैसे काम कर रहा है। उसके बाद फिर हम एक्चुअल प्रोसेस कि अगर हम फूड का इंटेक करते हैं तो वो पर्टिकुलर उस जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट में फूड का कौन से कंपोनेंट का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, कहाँ से कौन सा जूस रिलीज़ हो रहा है, कौन सा केमिकल रिलीज़ हो रहा है, कौन सा पार्ट कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो सिस्टम एसोसिएटेड है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, और मोड ऑफ फीडिंग तो है ही होलोजोइक। वही अगेन 5 स्टेप होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, इसके कितने पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 पार्ट होते हैं इसके। एक है एलिमेंट्री कैनाल and second one is digestive glands. एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब है ऑफ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। 9 मीटर लॉन्ग की वो एक ट्यूब है। अब वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे अकोमोडेट हो गई? 9 मीटर लॉन्ग है, लेकिन कहीं कहीं जगह से वो हाईली कॉइलिंग है, कहीं जगह से उसके पार्ट थोड़े से हमको लार्ज मिलेंगे, इनलार्ज मिलेंगे। तो ये इस तरह से अगर हम देखें तो इसका लेंथ अप्रॉक्स 9 मीटर होगा। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब of about
9 मीटर या अप्रॉक्स है। और अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स होते क्या हैं, उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ग्लैंड्स क्या हो गया, ग्लैंड कोई एक सिंगल सेल, कोई बहुत बड़ा हम अगर नाम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर है या उसको लर्न करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ग्लैंड्स का मतलब क्या है, ग्लैंड जो होता है एक सेल हो सकता है, एक सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल या कोई टिश्यू है या ऑर्गन है जो किसी केमिकल को रिलीज़ कर रहा है और वो केमिकल जो है बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो रहा है उसके अंदर वो इन्वॉल्व है या उस फंक्शन को करवाने में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड। तो एक सिंगल सेल भी हो सकता है, जैसे गॉबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस रिलीज करते हैं, तो एक सिंगल सेल भी हो सकता है, एक ऑर्गन भी हो सकता है, जैसे लिवर है, पेनक्रियाज है, तो ये भी क्या है, ये भी एक ग्लैंड है। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्लैंड होते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो वो ग्लैंड्स जो इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोसेस में जो ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये है ग्लैंड की डेफिनेशन। हालांकि और भी ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो ग्लैंड जो किससे एसोसिएटेड है या किस में इन्वॉल्व है डाइजेशन में, उनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड कौन कौन से हैं, अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले तो ये है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये होते हैं बकल कैविटी में। उसके बाद जो दूसरा ग्लैंड है जो इन्वॉल्व होगा डाइजेशन में वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्टमक में। थर्ड वन इज लिवर, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फोर्थ वन इज पैनक्रियास एंड लास्ट वन इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये सारे ग्लैंड्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ आते हैं हम वापस एलिमेंट्री कैनाल पर। ये एक लॉन्ग ट्यूब हो गई जो कहीं कहीं पार्ट इसके हाईली कॉइल्ड है, किस तरह से कॉइल्ड है वो हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, और कहीं कहीं जगह से थोड़ी सी लार्ज है वो भी देखेंगे, कौन सा पार्ट ज़्यादा बड़ा है छोटा है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी जो स्टार्टिंग होती है, अब ये जो है ना एक लॉन्ग ट्यूब है, इसके दो एंड्स होंगे। तो जो इसका एंटीरियर एंड है वो होगा माउथ और जो पोस्टीरियर एंड है वो होता है एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टार्टिंग होती है वो होगी कहाँ से, माउथ से। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है माउथ। माउथ ओपन होता है एक कैविटी में जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, या हम इसको बोल सकते हैं ओरल कैविटी। ये हो गया बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो करेंगे पैलेट। पैलेट क्या होगा, उसके बाद हम टंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और थर्ड वन इज टीथ। टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बक्कल कैविटी ओपन होगा एक छोटे से स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं फेरेंक्स। ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। फेरेंक्स के बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है इसको फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप का दूसरा नाम ही क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो ओपन होगा कहाँ पर, स्टमक में। स्टमक में ओपन होता है। स्टमक के भी अलग अलग पार्ट होंगे, डोम शेप पार्ट होता है, फंडिक, फिर होगा कार्डियक पार्ट, और एक लास्ट पार्ट होता है पाइलोरिक। स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन यहाँ पर होते हैं टू टाइप की, एक होगा स्मॉल, एक होगा लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन के अगेन 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे इसमें वो है डिओडिनम, सेकंड जेजुनम, एंड थर्ड वन इज इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है सीकम, सेकंड पार्ट इज कॉलोन। कॉलोन भी अलग अलग टाइप के हैं उनकी पोजीशन के बेसिस पर, और लास्ट पार्ट है रेक्टम जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम वो स्टोर होकर रहेगा। और लास्ट पार्ट जो आता है
एलिमेंट्री कैनाल का वो है एनस। एनस वो ओपनिंग है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है। तो ये ओवरऑल व्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम का कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट अभी हमने यहाँ पर देखे हैं या देख रहे हैं, ये सारे पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माउथ कौन सा है, बकल कैविटी में क्या है, फेरेंक्स क्या है, ईसोफेगस, ये सब। उसके बाद फिर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड, हर एक ग्लैंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में हम चलते हैं सबसे पहले माउथ वाले पार्ट पे। इससे पहले हम एक बेसिक जिसका डायग्राम है ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम का वो भी देख लेते हैं, जिससे हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है माउथ से। तो ये तो हो गया माउथ वाला पार्ट। फिर ये बकल कैविटी वाला है जहाँ पर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। फिर ये वाला जो पार्ट है ये हो गया ईसोफेगस, फूड पाइप जो है। ईसोफेगस जो है ये ओपन होगा एक स्ट्रक्चर में जिसको हम स्टमक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का ये थोड़ा सा लार्ज वाला पार्ट है। स्टमक जो होता है फिर ये ओपन होगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट कौन सा था, डिओडेनम। डिओडेनम ये देखो सी शेप का है, इस तरह से ये ओपन हो रहा है कहाँ पर, डिओडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ये वाला जो पार्ट मैं बना रही हूँ ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी हाईली कॉइल्ड है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और फिर ये ओपन होता है एनस में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है। इसको हम इतना कॉइल्ड नहीं बना रहे डायग्राम में, वो इसीलिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। इस तरह से कॉइलिंग है, हाईली कॉइल्ड है ये स्ट्रक्चर। और ये ओपन होगा सीकम में। ये इस तरह से। तो उसके अलावा ये जो लूप है डिओडेनम का, यहाँ पर क्लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और उसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। यहाँ पर ये पैनक्रियास है। ये लीवर है। लीवर के फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, किस तरह से क्या सिक्रीट कर रहा है, ये जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका जो सिक्रीशन होता है वो स्टोर होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, और फिर वहाँ से ये इसका सिक्रीशन जो है ये आता है पैनक्रियास, यहाँ पर इस डक्ट में। पूरा कनेक्शन देखेंगे जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड को पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद इन ग्लैंड्स के अंदर क्या कनेक्शन है, किस तरह से जो है इनका सिक्रीशन आ रहा है और कैसे हेल्प कर रहा है। तो ये है ओवरऑल पूरा डायग्राम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का। जहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये तो है माउथ। ये जो हैं ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये वाला जो पार्ट है ये है ईसोफेगस। और फूड पाइप। ये वाला पार्ट है स्टमक।
ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज डिओडेनम। ये वाला पार्ट है पैनक्रियाज। ये वाला जो है पार्ट ये है जेजुनम। एंड लास्ट वाला जो पार्ट है ये होता है, ये है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। चलो अब चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पर। ये वाला पार्ट जो है सीकम। ये जो पार्ट है ये है कॉलोन। ये वाला पार्ट जो है ये है रेक्टम, जहाँ डाइजेस्टेड फूड स्टोर रहेगा। और लास्ट ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, एलिमेंट्री कैनाल की, वो है एनस। तो ये ओवरऑल है इसका डायग्राम। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग है विच इज बाउंडेड बाय 2 लिप्स। एंटीरियर ओपनिंग बाउंडेड बाय 2 लिप्स, अपर एंड लोअर। एक ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की जो जहाँ से क्या होता है, फूड का इनटेक होता है। सेकंड आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी, अब जो माउथ है ये ओपन होता है कहाँ पर, एक स्पेस में, एक लार्ज स्पेस में, जिसका हम बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी के अलग अलग पार्ट हैं। अगर हम ऊपर वाला पार्ट देखें, बकल कैविटी जो है ऊपर वाले पार्ट में यहाँ प्रेजेंट होता है पैलेट। तो बकल कैविटी इज बाउंडेड अबव बाय ऊपर की तरह हम देखें तो यहाँ पर होता है पैलेट। अगर हम हमारी टंग को रोल करके ऊपर की तरफ टच करेंगे तो हमें एक हार्ड सा स्ट्रक्चर फील होता है, और वो हार्ड सा स्ट्रक्चर क्या है, पैलेट। जो ऊपर वाली साइड में अगर हम टंग को रोल करें तो हमें एक स्ट्रक्चर हम फील कर सकते हैं, और वो होता है पैलेट। तो आगे वाला जो पार्ट होता है वो तो होता है हार्ड पैलेट। अगर हम सिर्फ रोल करके टंग को ऊपर टच करेंगे तो एक हार्ड सा स्ट्रक्चर हमको फील होगा। अगर हम टंग को रोल करके पीछे लेके जाते हैं और ऊपर टच करते हैं तो हमें थोड़ा सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर फील होता है। तो पैलेट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। आगे वाला जो पार्ट है वो है हार्ड पैलेट, और पीछे वाला पार्ट जो है वो है सॉफ्ट पैलेट। तो आगे वाला पार्ट हो गया हार्ड पैलेट और पीछे वाला पार्ट हो गया सॉफ्ट पैलेट। अब इस पैलेट का फंक्शन क्या होता है, पैलेट क्या करता है, बकल कैविटी को सेपरेट कर रहा है नेसल कैविटी से। इसका काम क्या होता है, सेपरेट्स बकल कैविटी फ्रॉम नेसल कैविटी। नेसल कैविटी से ये बकल कैविटी को सेपरेट कर रहा है, ये काम होता है। तो आगे वाला हो गया हार्ड पैलेट, पीछे वाला हो गया सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन होता है, उसको हम बोलते हैं यूव्यूला। अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये यूव्यूला का काम क्या होता है कि जब भी हम फूड को स्वेलो करेंगे तो जो इंटरनल लेयर्स होते हैं, जैसे हमारे बाहर नोज़ के बाहर 2 होल्स हैं जिसका हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर, सेम ये अंदर की तरफ भी होते हैं इंटरनल लेयर्स। तो जब भी हम फूड को स्वेलो करेंगे तो ये क्या करेगा, उन इंटरनल लेयर्स को क्लोज करने का काम करेगा, ताकि जो फूड है वो नेसल कैविटी में ना जाकर कहाँ जाए, ईसोफेगस में। तो ये काम होता है यूव्यूला का। तो ये तो हो गया जो बकल कैविटी ऊपर की तरफ से जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है वो होता है पैलेट। अब अगर हम इसमें नीचे की तरफ इसके फ्लोर की बात करें, अगर बकल कैविटी की फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और वो स्ट्रक्चर है टंग। मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ है, तो स्केलेटल मसल्स का ये बना होगा टंग। तो ये टंग होता है। टंग जो है उसका आगे वाला जो एंड होता है वो फ्री होता है, पीछे वाला जो है एक लिगामेंट की फोल्ड से वो अटैच्ड होता है जिसको हम फेरिडियम बोलते हैं।
अब ये जो टंग है, यहाँ पे टेस्ट बड होती है, तो अगर हम टंग, जैसे पैलेट का फंक्शन हो गया कि वो बकल कैविटी को सेपरेट कर रहा है नेसल कैविटी से, टंग का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है कि ये हेल्प करता है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट। यहाँ पर टेस्ट बड होती है। उसके अलावा बकल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। सलाइवा हेल्प करता है डाइजेशन में फूड के, वहीं डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो टंग क्या करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। तो इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, ये इसका रोल होता है इन डाइजेशन। और ईजीली जो है फूड को स्वेलो कर लें उसमें भी ये हेल्प करती है टंग। तो ये इसके मेन फंक्शन हो गए टंग के। अब अगर हम इसकी साइड की बात करें, बकल कैविटी की अगर हम साइड्स की बात करें, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जॉज। ठीक है, तो जॉज जो होते हैं इनमें सॉकेट्स बने होते हैं और इनके सॉकेट्स को बोलते हैं एल्विलाई, और इन्हीं एल्विलाई के अंदर एम्बेडेड होते हैं टीथ। तो ये है किसका, बकल कैविटी का, कि ऊपर की तरफ पैलेट होगा, नीचे की तरफ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है टंग, और साइड में प्रेजेंट होते हैं जॉज में के जो सॉकेट्स होते हैं जिनका एल्विलाई बोलते हैं, वहाँ एम्बेडेड होते हैं टीथ। अब अगर हम ह्यूमन डेंटिशन की बात करें, ह्यूमन डेंटिशन का मतलब ये है कि टीथ का डेवलपमेंट और अरेंजमेंट किस तरह का है ह्यूमंस के अंदर। तो अगर हम ह्यूमन डेंटिशन की बात करें तो यहाँ पर हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि थीकोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं और डाइफायोडोंट होते हैं। अब तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। ह्यूमन डेंटिशन अरेंजमेंट डेवलपमेंट टीथ का, तो ये है डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट एंड थीकोडोंट। अब अगर हम, चलो सबसे पहले हम देखते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब ये है कि जो टीथ हैं वो आते हैं दो सेट में, मतलब पूरे लाइफ टाइम में वो दो बार अपीयर होते हैं, दो सेट में अपीयर होते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट, अपीयर्स इन टू सेट। तो दो सेट में अपीयर होंगे, एक सेट को बोल दिया मिल्क टीथ और एक को बोल दिया परमानेंट टीथ। अब अगर हम ये मिल्क टीथ की बात करें तो बर्थ के बाद, चाइल्ड का जब बर्थ होता है तो उसके बाद 6th मंथ से लेकर 24 मंथ तक ये आते हैं, तब ये इरप्ट होंगे मिल्क टीथ। फिर इनको रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ जो आते हैं 6 ईयर्स की एज से लेकर 12 ईयर्स की एज तक। तो दो सेट में आते हैं टीथ, तो ये कंडीशन हो गई डाइफायोडोंट। उसके बाद आता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब ये है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग टाइप के कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के। इंसाइसर्स, इंसाइसर्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कटिंग टीथ। ये इनके फंक्शन हैं, इनको कटिंग टीथ, तो मेन जो फंक्शन हो गया वो हम बोल सकते हैं कटिंग का। सेकंड है कैनाइंस। कैनाइंस जो होते हैं वो टेयरिंग टीथ होते हैं और मोर डेवलप्ड इन केस ऑफ कार्निवोर्स एनिमल्स, क्योंकि उनको दूसरे एनिमल का जो फ्लैश होता है उसको टेयर करना रहता है, तो उनके अंदर ये ज़्यादा डेवलप्ड दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स और अदर हर्बीवोर एनिमल। उसके बाद इंसाइसर्स हैं, कैनाइंस हैं, उसके बाद आता है प्री मोलर्स और लास्ट आता है मोलर्स। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन दोनों का फंक्शन सेम होता है। इनका फंक्शन होता है ग्राइंडिंग और इसका फंक्शन भी होगा ग्राइंडिंग।
दोनों का फंक्शन जो है वो सेम होता है, दोनों ग्राइंडिंग टीथ भी इनको बोला जाता है। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब लास्ट जो कंडीशन है वो है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब ये है कि जो जॉज हैं उसके जो सॉकेट्स हैं, जिनको एल्विलाई अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसके अंदर ये एकदम फिट होते हैं, टाइटली इम्बेडेड होते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थीकोडॉन्ट। तो ये हो गया तीनों कंडीशन, डाइफायोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट एंड थीकोडॉन्ट। एक लास्ट जो टीथ वाले पार्ट में हमें डिस्कस करना है वो है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला बताता है कि टीथ के नंबर कैसे हैं और उनका अरेंजमेंट कैसा है। डेंटल फार्मूला बताता है कि नंबर्स और अरेंजमेंट कैसे हैं टीथ का। तो अगर ये जॉ हम बनाते हैं तो ये जॉ है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं हाफ। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, ये हाफ अपर जॉ है और सेम हाफ लोअर जो है, ठीक है। ये है इंसाइसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, सेम इंसाइसर्स, नाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये हो गया अपर जॉ और ये हो गया लोअर जॉ। तो लिखते कैसे हैं डेंटल फार्मूला, हाफ अपर जॉ, क्योंकि क्या लिया है हमने हाफ, और सेम हाफ लोअर जॉ। लिखेंगे कैसे, इंसाइसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, सेम इंसाइसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हाफ अपर जो कि इंसाइसर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, हाफ लोअर जो कि इंसाइसर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अब हमने डाइफायोडॉन्ट कंडीशन है, मतलब दो सेट में आएंगे टीथ, एक मिल्क टीथ होगा, एक परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ का जो नंबर्स होंगे वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। परमानेंट टीथ का जो नंबर होगा वो कैसे होगा, डिफरेंट होगा। दोनों का डेंटल फॉर्मूला भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले अगर हम मिल्क टीथ की बात करें तो मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2102, 2102। अब 2 क्या है, इंसाइसर्स, 1 क्या है, कैनाइन्स, प्रीमोलर 0 है मतलब एब्सेंट इन केस ऑफ मिल्क टीथ, और मोलर्स कितने हैं, 2 है। ये बात हुई हाफ अपर जॉ की। नेक्स्ट ये जो नीचे लिखा है ये क्या है, हाफ लोअर जॉ। तो ये हाफ अपर हो गया, ये हाफ लोअर हो गया। अगर हम नंबर्स काउंट करें इसके तो कितने, 2, 1, 3 और 2, 5 है। यहाँ पर भी अगर हम काउंट करें तो सेम कितने होंगे, 5 है। तो 5 है ऊपर के हाफ जॉ में और 5 कितने हैं नीचे के हाफ जॉ में। और अगर हम पूरे जॉ का काउंट करें, पूरे टीथ काउंट करें तो हम इसको 2 से इंटू कर सकते हैं। तो टोटल नंबर कितने आ गए, 20। तो इन केस ऑफ मिल्क टीथ जो नंबर होते हैं टीथ के वो कितने होते हैं, 20 नंबर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला होता है 2123, 2123। सेम वही कंडीशन है, 2 इंसाइसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये ऊपर जॉ में है। लोअर जॉ में सेम वही है। तो अगर हम अपर हाफ जॉ का काउंट करें तो कितने होते हैं, 2, 1, 3, 2, 5 और 3, 8। मतलब 8 हाफ अपर जॉ में है और 8 ही कहाँ है, लोअर जॉ में। लेकिन अगर हम ओवरऑल काउंट करेंगे, करना है तो क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो गया, 32। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं उनमें परमानेंट जो टीथ का जो सेट है उसमें जो टीथ के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 32। तो ये है पूरा डेंटल फार्मूला। अब यहाँ से अगर हम देखें, काउंट करें कि कितना ऐसे टीथ है ह्यूमंस के अंदर जो मोनोफायोडॉन्ट होंगे, जो लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार अपीयर हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रीमोलर्स नहीं है लेकिन यहाँ पर प्रीमोलर्स आ गए। इसका मतलब प्रीमोलर्स, और यहाँ पे मोलर 2, 2 है, यहाँ पे 3, 3 है। इसका मतलब जो लास्ट मोलर होगा वो भी क्या होगा, मोनोफायोडॉन्ट। तो जो टोटल नंबर हैं वो कितने हो गए, 12। तो 12 ऐसे टीथ होते हैं
ह्यूमंस के अंदर जो मोनोफायोडोंट होते हैं, क्योंकि यहाँ देखो परमानेंट कितने 32, यहाँ 20 है, 32 20 माइनस कितने हो गए 12, मतलब 12 ऐसे टीथ हैं जो लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार आएंगे, और वो टीथ कौन कौन से हैं, वो हैं प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर्स। तो ये कंप्लीट होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी के जितने भी पार्ट हैं, टीथ, टंग, पैलेट, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होगा, तो उसके लिए हम एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बकल कैविटी भी, नेसल कैविटी भी, फेरेंक्स भी, ईसोफेगस भी। ये है विंड पाइप, ये है ईसोफेगस। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था ये था पैलेट, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है नेसल कैविटी, ये वाला पार्ट है पैलेट। तो मैं ये जो आगे वाला पार्ट है इसको डॉटेड ही रहने देते हैं, ये हार्ड पैलेट है, और जो पीछे वाला पार्ट है ये है सॉफ्ट पैलेट, और इसी का एक्सटेंशन हमने पढ़ा था यूव्यूला। इस तरह से एक्सटेंशन होता है इसका यूव्यूला। ये यूव्यूला है। यहाँ ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, यहाँ से एयर आती है। सेम यहाँ पर भी इंटरनल नॉस्ट्रिल होते हैं। तो जब भी हम फूड स्वेलो करेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से इनको क्लोज कर देगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये टंग वाला पार्ट है, ये टंग है, और ये वाला जो पार्ट है पूरा ये है बकल कैविटी, जो हम उस डायग्राम में नहीं क्लियर देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ ये टंग है, ये वाला पार्ट बकल कैविटी है, ऊपर वाला जो है वो पैलेट है, लास्ट जो सॉफ्ट पैलेट है उसका एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं यूव्यूला। तो ये है बकल कैविटी। अब जब नेक्स्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का ये कॉमन पैसेज है। किस तरह से कि अगर हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये यहाँ से आएगी एयर, एयर यहाँ से आई और कहाँ एंटर कर गई, ये वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। और ये वाला जो है ये है फूड पाइप। तो एयर आई और कहाँ एंटर कर गई, ये वाला पार्ट क्या है, एयर। तो एयर आई और वो एंटर कर गई कहाँ पर, विंड पाइप पर। यहाँ से फूड का इंटेक हुआ, ये फूड आया और कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला जो है ये है फूड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कॉमन पैसेज है, जहाँ से एयर भी अंदर आ रही है और जहाँ से फूड भी अंदर आ रहा है। तो ये जो कॉमन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। यही कॉमन पार्ट है कि जहाँ से ये वाला पार्ट, एयर भी अंदर आ रही है, फूड भी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और यही पार्ट है फेरिंग्स। तो ये है फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। उसके बाद थर्ड पार्ट आता, फोर्थ पार्ट आता है, वो है ईसोफेगस। यहाँ फूड पाइप, इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर होगी। और इसका काम सिर्फ क्या होता है, इसका काम ये होगा कि जो फूड है इसको पास करती है कहाँ पर, स्टमक में। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होगा, इस वाले पार्ट में कोई डाइजेशन नहीं होता। फिफ्थ पार्ट आता है स्टमक। स्टमक जो है वो जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इसका अगर हम फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन होता है कि ये यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होगा फूड का, वो हम पढ़ेंगे जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हम डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन भी किस कंपोनेंट का हो रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्शियल डाइजेशन होगा फूड का, सेकंड मैकेनिकल चर्निंग होती है। मैकेनिकल चर्निंग का मतलब ये है कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो उनके साथ क्या होगी, उस जूस के साथ फूड की अच्छी तरह से यहाँ पर क्या होती है, मिक्सिंग होती है। तो इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल चर्निंग। तो ये है ईसोफेगस, और वो ओपन हो रहा है एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में, जो है
स्टमक। अब स्टमक का जो डोम शेप पार्ट है ये हो गया फंडस। ये वाला जो पार्ट है ये हार्ट के पास होता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक, इसकी पोजीशन की वजह से। और जो ये लास्ट वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक, जो ओपन होगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्फिंक्टर्स, यहाँ पर और यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे स्फिंक्टर्स। ये क्या करते हैं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं और ये फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं कि वन वे में जो है फूड वो आगे की तरफ मूव होता जाए। तो यहाँ पर भी स्फिंक्टर है, यहाँ पे कार्डिक स्फिंक्टर है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर्स है। तो ये तो है स्टमक। उसके बाद पार्ट आता है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में सबसे पहले है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 6.5 मीटर होती है, और ये जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हाईली कॉइल्ड है ये पार्ट, हाईली कॉइल्ड है। कॉइलिंग कहाँ कहाँ है, किस तरह से, वो हमें नज़र आ रही है कि फर्स्ट पार्ट जो है ये डिओडेनम है। तो ये डिओडेनम जो होता है तो सी शेप का होगा, इसमें कोई कॉइलिंग नहीं होती। और यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये साइट है फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहीं पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन भी होगा और उसका एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होगा, और वो समझ में आएगा जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे डाइजेशन की। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज डिओडेनम, ये कॉइल्ड नहीं होगा, ये सी शेप का होगा, शॉर्टेस्ट पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल का, ये इस तरह से जो नज़र आ रहा है। उसके बाद इसकी कॉइलिंग स्टार्ट होती है, जेजुनम और इलियम ये हाईली कॉइल्ड पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट जेजुनम और ये वाला पार्ट है इलियम। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर जो यहाँ पर जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन यहाँ पर होगा डिओडेनम में। डिओडेनम जो है यहाँ पर सारे सिक्रीशन आकर मिलते हैं, ये पैनक्रियाज है, ये भी डाइजेस्टिव जो सिक्रीट करेगा वो भी कहाँ पर जो सिक्रीशन है अपना वो कहाँ पोर करेगा, डिओडेनम में। उसके बाद ये जो लीवर है ये भी अपना सिक्रीशन रिलीज कर रहा है, इसका सिक्रीशन भी हेल्प कर रहा है, तो इसका सिक्रीशन भी जो कहाँ आ रहा है, डिओडेनम के अंदर। तो यहाँ पे सारे जूसेस जो हैं वो आकर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यही एक रीज़न है कि यहाँ पर जो है डाइजेशन वो कंप्लीट होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर वाली जो इनर लेयर होती है, पढ़ेंगे हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है, कि अगर हम एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें कौन कौन सी लेयर नज़र आएंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर वाली जो लेयर होती है वो फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बनेंगे। और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम स्मॉल ये सेल्स हैं ये सब डिस्कस करेंगे हम। इसकी जो इनर वॉल होती है वो इस तरह से फोल्डेड होती है अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं विलाई, और ये विलाई जो है ये लाइंड होती है बाय एपिथेलियम सेल। यहाँ पे एपिथेलियम सेल की लाइनिंग होती है, हर विलाई में मिलेंगे, मैं सिर्फ यहाँ कुछ ही विलाई में बना रही हूँ बस। तो ये क्या है, ये सेल है यहाँ पर विलाई। तो ये जो फोल्ड्स है ना, इन फोल्ड को हम बोलते हैं विलाई, और विलाई का काम क्या होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है फॉर एब्जॉर्प्शन। फोल्डिंग्स हो गई, फोल्डिंग जब भी कहीं पर भी फोल्डिंग होती है वो हमेशा क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। तो अगर हम ये एक विलाई को बाहर निकाल कर देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, ये तो ये हो गया विलस, ठीक है। तो ये है विलस। यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेल्स हैं वो सेल्स कुछ इस तरह से हैं। अगर हम सेल को इनलार्ज करके देखें तो वो सेल जो हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर वो इस तरह से हैं, इस तरह से। यहाँ ऊपर की तरफ क्या बन रहे हैं, फोल्ड्स बन रहे हैं, ये सेल हैं, ये पूरे विलाई में होंगे। तो ये जो फोल्ड्स हैं ऊपर की तरफ इन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो विलाई क्या हो गया, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन हैं, जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं
इनर वॉल पर, वो हो गया विलाई। विलाई पे जो एपिथेलियम की लाइनिंग होती है उन सेल के अंदर भी इस तरह की फोल्डिंग होती है, तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई बोलते हैं। और ये क्या कर रही है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन की यूनिट्स हैं, जो विलाई है वो क्या है, यूनिट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। और इन्हीं विलाई के अंदर क्या होती है, यहीं पर जो है वो ब्लड वेसल्स भी आती हैं। ब्लड वेसल की यहाँ सप्लाई है, प्लस लैक्टील्स की। लैक्टील क्या है, एक स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल है जो एब्जॉर्ब करेगी डाइजेस्टेड फैट को, उसका एब्जॉर्प्शन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ब्लड वेसल है, तो जो भी फूड एब्जॉर्ब होगा वो ब्लड में पास हो जाएगा और ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट में। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मैक्सिमम हमें विलाई देखने को मिलती है, अप्रॉक्स 4 मिलियन विलाई होगी यहाँ पर, 4 मिलियंस। तो जो सबसे ज़्यादा होगी विलाई, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में, वो होती है जेजुनम में। इलियम में भी विलाई होगी, जेजुनम में भी होगी, डिओडेनम में विलाई देखने को नहीं मिलती। तो जेजुनम और इलियम में मिलेगी। और मैक्सिमम भी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो विलाई मिलती है देखने को, वो मिलती है जेजुनम में। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फर्स्ट पार्ट है वो है सीकम। सीकम इस तरह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर है हमारे अंदर। अगर हम देखें तो ये स्मॉल होगा, अगर हम हर्बीवोर्स एनिमल्स में देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा। ये जो सीकम वाला पार्ट होता है वो हर्बीवोर्स में ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उनको सेल्यूलोज डाइजेशन करना होता है, वहाँ बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, और इस वजह से क्या होगा, वो थोड़ा सा इनलार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स। और यहाँ पर इस तरह से ये एक लॉन्ग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ये कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे अंदर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकेंड पार्ट होता है वो कॉलोन है। अब ये जो कॉलोन है, अब इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है इधर ऊपर, अपवर्ड। तो इसको हम बोलेंगे असेंडिंग, ये वाला है ट्रांसवर्स, ये वाला है डिसेंडिंग, और ये जो लास्ट पार्ट आता है रेक्टम, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर होगा, और ये है एनस जो है लास्ट ओपनिंग। कॉलोन का मेन काम जो होता है वो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। अब यहाँ पर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन जो लास्ट पार्ट है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है अप्रॉक्स 1.5 मीटर, मीन्स शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर इसको लार्ज क्यों बोला गया? सिर्फ लार्ज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ल्यूमेन है, उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। हम ये कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसीलिए इसको लार्ज बोलते हैं। हालांकि इसकी जो लेंथ होती है वो कम ही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। फर्स्ट पार्ट हो गया सीकम, सेकेंड पार्ट हो गया कॉलोन, और थर्ड पार्ट हो गया रेक्टम, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर रहेगा। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होगा फूड का, ना ही यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन होता है। एक्सेस वाटर मिनरल्स होते हैं, उनका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स का। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ 1.5 मीटर, ये वाइडर होता है, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और बस यही एक रीज़न है कि इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और यहाँ पर विलाई वगैरह ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। कॉलोन अलग अलग है, असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग, और यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इनकी पोजीशन के बेसिस पे इनको नाम दिया गया। ये रेक्टम है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होगा, और लास्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो है एनस, और एनस के थ्रू क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव हो जाता है बॉडी के। तो ये था कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। के एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और ये जो ग्लैंड्स हैं इनका कनेक्शन क्या है, जैसे लीवर, पैनक्रियाज जो है, गॉल ब्लैडर है और डिओडेनम है, इनका कनेक्शन क्या है, किस तरह से जूसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स में, वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कि एलिमेंट्री कैनाल में किस किस पार्ट में फूड के कौन कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन होता है, कहाँ पे कौन सा पार्ट फूड का जो है वो स्टोर होता है। थैंक यू।